कर लिया है जिस्म छलनी जिस ज़माने के लिए, वो मुझे देता नहीं मरहम लगाने के लिए। दोस्तों आदाब, मैं आपका दोस्त तकमील अहमद बद इन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बद इन टांडा में एक नए सेगमेंट का आगाज़ किया गया है, जिसमें टांडा के शोरा को आपके सामने लेकर हम आ रहे हैं। आज की ये सेकंड एपिसोड में हम आपके सामने मौलाना शमशाद अली मंजरी को आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आपके बारे में बात किया जाए तो आपने आप वह मंजरी लगाते हैं, आपकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है। मौलाना का शुमार टांडा के कोने मस्क शोरा में होता है। मौलाना ने बहुत ही कम वक्त में शायरी में आला मुकाम हासिल कर लिया, जो कम लोगों को मैसर होता है। मौलाना ने अपनी इब्तिदाई तालीम मदरसा मंदर हक से हासिल की है और यहीं से आलिम व फाजिल की भी डिग्री हासिल की है। बाद में जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब माहिर, अदीब कामिल व मौलिम के इम्तिहान भी अच्छे नंबरों से पास किया। अभी मदरसे से फारिग ही हुए थे, उनकी नौकरी बेसिक शिक्षा परिषद में लग गई और तब से लगातार ये उसी क्षेत्र में के लगे हुए हैं। हम आपसे बात करेंगे, ये इनका छोटा सा तारुफ था। अब हम आपसे आपके सामने मौलाना शमशाद अली मंजरी साहब हैं, तो हम आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारी टीम बद इन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम करती है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस लायक समझा कि कुछ मेरे बारे में आवाम तक बातें पहुँचें। बहरहाल मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपका। हमारी टीम लगातार आपको टांडा के जो यहाँ पे अदबी मुशायरे होते हैं, अदबी नशिस्तें होती हैं, उसमें आपको लगातार सुनते आ रहे हैं। आप एक शायर की हैसियत से उसमें शामिल होते हैं, नाज़िम की हैसियत से भी शामिल होते हैं। तो आपने ये जो आपकी एक जर्नी थी, जो आपकी एक शुरुआत थी, ये आपने शुरुआत क्या आपके ख़ानदानी में ये चीज़ें थी कि आपने खुद ये शुरुआत की है? अगर देखा जाए तो पूरे ख़ानदान में मैं समझता हूँ मेरा ख़ानदान जो है कोई आला तालीम याफ्ता नहीं है। और अलबत्ता मेरे मामू एक मास्टर फ़िगार अहमद साहब जो हयात नहीं हैं, वो शायर थे। और उसके अलावा तो मेरे अपने ख़ानदान में कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन चूँकि जैसा कि आपने मेरी तालीम के बारे में बताया कि शुरू में तो बस वाजिबी सी थी, लेकिन मुझको मैंने तालीम अपनी छोड़ भी थी। लेकिन 2-3 साल के बाद फिर मैं मंजर हक में चला गया। उस जाने की भी एक कहानी है। सूरत-ए-हाल कुछ यूँ थी कि मैं इब्न सफ़ी की नावलें शुरू में पढ़ने लगा था, और उन नावलों को पढ़ते पढ़ते मैं एक बार कौमी उर्दू लाइब्रेरी जो मोहल्ला मुमताज़गंज में थी, उसका मेंबर हो गया। और वहाँ से अल्लामा इकबाल की पयाम मशरिक़ ले आया। वो फ़ारसी ज़बान में थी, लेकिन उसका तर्जमा चूँकि उस किताब में लिखा हुआ था, मैंने घर पे लाके जब उसको पढ़ा तो जो फ़ारसी के अशार थे वो समझ में नहीं आते थे, लेकिन तर्जमा उसका उर्दू वाला वो समझ में आता था। मेरे मन में एक बात पैदा हुई कि मैं किसी तरह से फ़ारसी ज़बान सीखूं। मोहल्ले में एक हाफिज़ रियाज़ुद्दीन साहब थे, उनसे मैंने ज़िक्र किया कि मैंने सुना है कि मंजर हक में पढ़ाई जाती है फ़ारसी ज़बान। उन्होंने कहा कि हाँ पढ़ाई जाती है। वो ले गए मंजर हक में और मुझको वहाँ जा कर के उन्होंने जो तलबा थे और वहाँ के उलमा के हवाले कर दिया। यहाँ तक कि मेरा जो दाखिला फार्म वगैरह था मैं जानता भी नहीं था, उन्हीं लोगों ने भरा। उसके बाद मैंने वहाँ पढ़ाई शुरू कर दी। 2-3 साल तक फ़ारसी पढ़ता रहा। उसके बाद जो कोर्स में दाखिल है, अरबी की इब्तिदाई किताबें वो भी आने लगी। तो मैंने सोचा कि अरबी भी नई ज़बान है और इसको भी पढ़ना चाहिए। 2-3 साल और बीत गया। 5-6 साल होते होते मुझको लगा कि धीरे धीरे मैं मौलाना बनने की तरफ राग़िब हो गया हूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि अब बन ही जाऊँ। तो धीरे धीरे 1994 के अंत में तक मैं पूरा 9 साल का मैंने कोर्स किया दरस फजीलत का, और उसके बाद वहाँ से फ़ारिग हुआ। और इसी दौरान मैंने अदीब कामिल भी किया, और साथ ही साथ जो अरबी फ़ारसी बोर्ड इलाहाबाद के इम्तिहानात होते हैं, मौलवी, मुंशी, आलिम, कामिल, फ़ाजिल, वो भी आप देते रहे? वो भी देता रहा। और मैं फ़ारिग हुआ ही, जैसा कि आपने ज़िक्र भी किया, फ़ौरन मेरी उर्दू उस्ताद की हैसियत से महबूबगंज मया में मेरी नौकरी लग गई। आप समझें कि उसके बाद ही से मेरी ज़िंदगी का रुख भी बदल गया। मैं एक आलिम दीन के हैसियत से इधर उधर तकरीर भी छोटी मोटी करने लगा था, और खासपुर में भी तकरीर करने गया। आपके बारे में एक चीज़ और है, जैसे आप कहते हैं कि आलिम दीन आप आलिम हो गए, लेकिन आपका जो ताल्लुक़ है वो गज़ल से है। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। एक आलिम वो कहते जो उसकी प्रसिद्धि हो उसको लोग जाने गज़ल के हैसियत से, गज़ल के कहने के हैसियत से। तो आप इसको कैसे गज़ल की तरफ आप मुड़ गए फिर? चूँकि मेरी ज़िंदगी में मैंने जो मेरी पहली किताब है रक्स ख़याल, उसमें थोड़ा सा जिक्र किया है
कि उलमा से मेरा थोड़ा सा, उलमा ने मतलब थोड़ा सा मेरे ऊपर कुछ ऐसा इल्ज़ाम लगाया जो हकीकत पे मबनी नहीं था, और उसमें बड़ी चिंगारी हुई। आपने इसमें जिक्र किया है, फिर वो फतवा भी आया था उसमें, कुछ इस तरह की बातें हुई, और हालांकि गलतफहमी पे मामला थे। तो मैंने सोचा कि मैं इधर अगर रहूँगा तो अपनी बातें कुछ कह नहीं पाऊँगा खुल के, और क्या हुआ कि मैंने एक किनारा कशी सा इख्तियार कर लिया। और फिर उसके बाद अनस मसूद साहब एक बार मिले, और उन्होंने बज़्म रूह अदब जो हाजी रोशन साहब के यहाँ, शाह मोहम्मद हाजी जो हैं, हाजी रोशन, उनके यहाँ छत पर हुआ करती थी, वहाँ मुझको लेकर गए, और वहीं से वो पहली नशिस्त थी। और चूँकि मैं जब मंजरक में पढ़ता था तो निज़ामत वगैरह थोड़ी थोड़ी कर लिया करता था, तो वहाँ के लोग मुझको जानते थे, बहैसियत मैं उस्ताद पढ़ा भी रहा था। तो ये 1998 की बात है। मैं वहाँ गया तो उन्होंने लोगों ने निज़ामत का बार मेरे ऊपर डाल दिया। उसके बाद मैंने देखा कि तमाम शुअरा आ रहे हैं और वो एक एक करके तरही गज़ल पेश कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि अब अगली बार अगर मैं आऊँगा तो गज़ल ही कह के लाऊंगा, वरना नहीं आऊँगा। तो आपकी पहली गज़ल कौन सी थी? मैं कोई शेर याद है? एक मिसरा था, इस दौर का इंसान परेशान बहुत है, इसी पर कहा था मैंने पहला कलाम, लेकिन वो शायद कि ज़ाया हो गया है नहीं मेरे पास। लेकिन इसी मिसरे पर से मैंने इब्तिदा की थी गज़ल कहने की, गज़ल की शुरुआत की थी। तो और फिर आपने जो कल थे कि आपकी जो बुक आई है ये रक्से ख्याल, इसमें क्या आपने, इसमें सारे सब गज़ल ही है, इसमें हमद भी कहा है आपने। हमद का एक शेर आपने कहा है कि ये गुल व गुलजार, ये ठंडी हवा तेरी अता, या खुदा सब नेमतें अर्ज़ व समा तेरी अता। इसको आपने किस ख्याल में कहा था इसमें? चूँकि मैं जानता हूँ एक बहैसियत मुसलमान कि इस दुनिया, इस कायनात को अल्लाह ही ने पैदा किया है, वही खालिक है हमारा, वही मालिक है, वही उसी ने सब कुछ अता किया है। तो दुनिया की जितनी चीज़ें हैं बहरहाल अल्लाह ही ने बनाई हैं, और हम अल्लाह की शान में जो भी बयान करें वो सब सच्चाई है, इसलिए कि सब कुछ देने वाला हमारा पालनहार वही है। तो मैंने उसकी बड़ाई बयान करने के लिए ऐसा किया। अब जब आप आगे बढ़ते हैं, अब अक्सर मतलब कोई भी इंसान होता है, कोई जब मतलब कि एक मुकाम पे पहुंचता है किसी एक फील्ड में, तो कहीं ना कहीं उसके उस्ताद होते हैं, उसके टीचर्स होते हैं जी। तो आपके गज़ल मतलब कि शायरी में आपके किसे मानते हैं बेहतर की जो आपके ये ग्रुप हो उसमें जिसको आप लोग बैठ के ये समझते हैं कि ये शेर के क्या है, किस लहजे का है, या किस मतलब उसमें कितनी वजन है कि इसमें, तो आपके उस्ताद कौन थे? मैं जब पहली बार गज़ल कह करके जब बज़्म रूह अदब में दूसरी बार गया था तो तरही गज़ल लेकर के गया था। तो मुझको याद पड़ता है कि मैंने, वो मास्टर अतीक साहब थे, वो उन्होंने कुछ नीचा ऊंचा उसमें ज़रूर कर दिया था, लेकिन उसमें पूरी खामियां शायद उन्होंने नहीं दूर की थी या क्या। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो उन लोगों ने इस तरह से दाद दी कि मेरा हौसला बहुत बुलंद हो गया। उसके बाद मास्टर साहब, फिर अगली बार मास्टर साहब ने कहा कि मैं आपको कबीर साहब जो काजीपुरा के एक अच्छे मोतबर शायर थे उनके पास ले चलूँ। कबीर साहब के पास मुझको लेकर के गए और मैंने गज़ल जब उनको पेश की तो कबीर साहब ने बहुत बुरी तरह से गज़ल काट दी, और मुझको अजीब सा मामला महसूस हुआ कि मैं इस तरह से कटूंगा तो काफ़ी ऐसा लगा कि मुझको दिल शिकनी हो रही है। हालांकि उन्होंने सही काटा था, गलत नहीं काटा था, लेकिन क्या हुआ कि मेरी अजीब सा लगा। और सबसे अजीब बात ये मुझको महसूस हुई कि उन्होंने 3-4 शेर अलग से कह के और कहा कि ये पढ़ो, आप गज़ल में मिला लीजिए और पढ़िएगा मौलाना। तो उनका काटना तो मुझको पूरा ठीक लगा, लेकिन उस गज़ल में और अशार लगा देना ये मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। तो क्या हुआ, मैंने फिर अगली बार मैंने और अशार बढ़ाए उस गज़ल में, लेकिन उनके अशार को शामिल नहीं किया और फिर अगली बार उनके यहाँ गया भी नहीं। तो फिर मास्टर अतीक साहब ने कहा कि मैं फैयाज़ साहब के पास ले चलता हूँ। फैयाज़ साहब के पास फिर जाने का सिलसिला शुरू हुआ तो फैयाज़ साहब से बहुत मैं मुतमईन हो गया, इसलिए कि फैयाज़ साहब बैठा के और पर्चा लेते, और या तो मतलब उनकी आंखें जब तक साथ देती थी तो देख करके वो कहते थे कि ये ऐसे लिखा है तो इसमें ये कमी है, पूरा बताते थे। उसमें जो भी तब्दीली करते थे पूरा मुतमईन कर दिया करते थे। बाद में उनकी आंखें बहुत थोड़ा कमज़ोर हो गई तो हम लोग हाथ पे उंगली से मैं लिख दिया करता था, और वो देखते तो अगर शेर सही रहता तो कहते हाँ ये ठीक है, शेर सही नहीं रहता तो कहते नहीं इसको ऐसे कर दीजिए फ़ौरन। वो उनके अंदर इतनी खलाकाना ताकत है कि वो शेर को फ़ौरन बदल दिया करते थे और बहुत सही बदलते थे, दिल बिल्कुल मुतमईन हो जाता था। तो मैं जब फैयाज़ साहब के पास गया उसके बाद से मैं पूरा उन्हीं का होके रह गया, और शायरी के उस्ताद में मैंने उनसे जो कुछ सीखा
मैं समझता हूँ कि एक सरमाया है और आज वो सब मेरे काम आ रहा है और मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम अगलात हों। और मुझको लगता है कि मंजर की तालीम ने इसमें नुमाया रोल अदा किया, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि मेरी उर्दू जो कुछ भी अच्छी हुई है ये अरबी और फ़ारसी का उसमें बहुत बड़ा अमल और दखल है। अगर ऐसा ना होता, मैं अरबी और फ़ारसी ना पढ़ा होता, तो शायद कि मैं उर्दू को जिस ढंग से जानता हूँ इस बेहतर ढंग से ना जान पाता। आपने बहुत सारी गज़लें कही हैं, आपके नज़दीक सबसे अच्छी गज़ल आपको कौन सी लगती है, जो जिसके कुछ अशार आप सुनाना चाहें हमारे सामीन को, हमारे मैंने व्यूअर को? बहुत से लोगों को सुना है कि कोई भी आदमी अपने बेटों में से अगर कहा जाए कि कौन सा बेटा ज़्यादा अच्छा है तो वो तमीज़ नहीं कर पाता कि इस बेटे को लाए सामने। गज़लें तो कोशिश आदमी करता है कि सभी अच्छी हों, लेकिन मेरा एक मैटर ये है कि मैं चूँकि गुनगुना के शेर कहता नहीं, इसलिए मुझको रहता भी याद भी नहीं रहती। और मैं क्या बताऊँ, कुछ अगर कहें तो जस्ता जस्ता अशार हाँ कुछ भी 2-4 मैं पेश कर दूँ। एक 2-3 कथा कहिए तो पढ़ दूँ, और चूँकि चश्मा नहीं, ठीक मैं कुछ शेर पेश करता हूँ। देखें कि जैसे एक शेर है कि तुम्हारे रुख की हंसी बुक अभी न ख़त्म हुई, तुम्हारे रुख की हंसी बुक अभी न ख़त्म हुई, ये और बात की पढ़ता हूँ रोज़ बरसों से। दूसरा शेर की बहुत सी ख्वाहिशों को दफन कर देता हूँ सीने में, मैं चादर से ज़्यादा पाँव फैलाया नहीं करता। या ये शेर की वो महल्लात तो अरबाब सियासत के हैं, मेरी तकदीर में छप्पर ही लिखा है यारो। या ये शेर देखें कि फलाहे दीन व दुनिया के लिए कुछ कर न पाएंगे, कमाने और खाने से अभी फुर्सत नहीं हमको। या ये शेर देखें कि हज़ारों दूसरे बुलबुल हैं जो आज़ाद फिरते हैं, हर एक कानून गुलशन में फ़कत मेरे लिए क्यों है। या ये शेर देखें कि जो अहले नज़र हैं वो जान लेते हैं, मैं दिल का हाल किसी से बयां नहीं करता। या ये शेर देखें कि फुर्सत है किसे कौन मेरे गम की खबर ले, हर शख्स यहाँ अपने दुखों ही में पड़ा है। या ये शेर देखें कि तो सारी दुनिया से तोड़ कर रिश्ता, घर में तन्हा उदास बैठा हूँ। या ये शेर देखें कि कोई रिश्ता नहीं मगर वो शख्स मुझको अपनों से बढ़ के लगता है। या ये शेर देखें कि हंसी बहुत हैं जहाँ में मगर निगाहों ने तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं देखा। या ये शेर देखें कि अब तो मामूल हो गया यारो, हर घड़ी उनको सोचते रहना। इस तरह के और बहुत अशार हैं, लेकिन कुछ पर्चे पर मैंने लिख लिए हैं, और चूँकि अशार तो बहुत हैं लेकिन अब आपकी एक रक्स ख्याल एक बुक मतलब कि लोगों के सामने है जी। और कोई बुक आने वाली है, किताबें इधर शाया होने वाली है? एक किताब डॉक्टर अशर साहब ने मतलब उसको किताबत करके अभी फ़खरुद्दीन मेमोरियल में नाते पाक की मेराज ख़याल के नाम से जमा कर दी है, और इसलिए जमा कर दी कि कुछ माली ताउन हासिल हो जाए। तो उम्मीद है कि वो किताब दूसरी रहेगी। तीसरी किताब एक आहंगे ख़याल के नाम से वो भी तरतीब दी जा रही है, और किताबत वगैरह हो चुकी है। वो क्या उसमें गज़ल है कि नात? उसमें गज़ल है तीसरी किताब में, हाँ गज़ल। और एक चौथी किताब भी मेरे पास रखी हुई है बिल्कुल तैयारी की हालत में, बस सिर्फ उसको किताबत करके और उसको शाया कराना है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तो कुछ पैसा ऐसा सरकार की तरफ से मिल जाए, करे उसमें फंड मिल जाता जी है। हाँ, कि वो अपनी तरफ से ना लगाना पड़े तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और एक चीज़ ये बात की, जैसे आप शायर हैं तो जो हमारे मतलब बहुत पुराने भी शायर हैं, मीर तक़ी मीर हैं, मिर्ज़ा गालिब हैं, अल्लामा इकबाल हैं, अगर इनमें आपको किसको बेहतर पाते हैं अपने नज़दीक? है तो सब कोई अपने नंबर 1 में है, लेकिन जैसे मीर व गालिब और इकबाल ये लोग तो बड़े शायर थे ही, और इनकी अज़मत से सभी वाकिफ़ हैं और कोई भी इनकार नहीं कर सकता इनकी अज़मत का। लेकिन इधर आकर के नए शोरा में जैसे बशीर बद्र हैं या इरफान सिद्दीकी हैं या अहमद फराज हैं, ये सब शोरा बिल्कुल। कोई शेर याद है अहमद फराज साहब का आपको? जैसे उन्होंने कहा, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए फिर से मुझे छोड़ के आने के लिए जा। तो इस तरह के अशार या बहुत से अशार मैं चूँकि याद नहीं रहता, लेकिन आप समझ लें कि बहुत अच्छे अशार दिल को छू जाते हैं। बशीर बद्र के कि
न जाने किस गली में न जाने किस गली में उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। तो बशीर बद्र वगैरह के अशआर ऐसे हैं कि बहुत से अच्छे अशआर तलाश करने पे मिल जाएंगे। अहमद फराज के अशआर ऐसे हैं कि तलाश किए जाए अच्छे अशआर जो ज़बान ज़द हो सकते हैं और जो लोगों में मशहूर होते हैं और हैं, बहुत से अशआर मिल जाएंगे, एक दो नहीं सैकड़ों की तादाद में जाएंगे। बशीर बद्र के इसी तरह से काफ़ी अच्छे और म्यारी अशआर मिलते हैं। तो ये सब इधर के म्यारी शायर और मेरे पसंदीदा शोरा में हैं। अब आखिर में बात करने चल रहे हैं कि जो नई उम्र है उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा उर्दू की तरफ मुतवज्जे नहीं होते हैं, तो उर्दू की तरफ नहीं जाते हैं। तो उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं कि उर्दू की तरफ क्या मतलब किस तरीके से उर्दू की तरफ जाएं और उर्दू के पढ़ने के साथ साथ वो उसके कुछ इनकम भी कर सकें? मैं समझता हूँ कि गार्जियन को और जो वालिदैन हैं बच्चों के, खुसूसी तौर पर उनको ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे बच्चे उर्दू से वाबस्ता रह सकें। और मैं समझता हूँ कि लोगों का मन पता नहीं क्यों ये बन गया है कि अगर हमने अंग्रेज़ी अच्छी नहीं सीखी तो शायद रोज़गार के सिलसिले में हम बहुत पीछे रह जाएं। हालांकि ऐसा नहीं है। बहुत से मतलब सरकार की तरफ से बहुत सी स्कीमें निकलती रहती हैं कि उर्दू के हवाले से भी अगर आदमी चाहे तो बरसरे रोज़गार आ सकता है। और फिर सिर्फ रोज़गार ही ना देखा जाए, बल्कि मैं समझता हूँ कि उर्दू का ताल्लुक़ चूँकि हमारे मज़हब से भी है, और अगर हमने उर्दू को छोड़ दिया तो शायद मज़हब को जो कम हक़ उसको शायद ना जान पाएँ, इसलिए कि जो कमी रह जाएगी। हाँ जी, जो उसका मिजाज है, उसकी रूह मज़हब की, वो ऐसा लगता है कि अरबी के बाद उर्दू ही में बसती है। तो हमको चाहिए कि उर्दू ज़रूर ख़ासतौर से मुसलमान बच्चे पढ़ावें। हालांकि उर्दू तो बहुत मोहब्बत की ज़बान है, सबको पढ़नी चाहिए, और ज़बान तो एक ज़रिया है और माफ़ी ज़मीर को अदा करने का, लेकिन हमको हम लोगों को ख़ासतौर से मुस्लिम लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए उर्दू। तो ये आपके सामने मौलाना शमशाद अली मंजरी साहब थे। आज की गुफ्तगू कैसी लगी हमारे आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, जिससे मैं आपको टांडा से फिर अगले एक बेहतरीन शायर को आपके सामने ला सकूँ। ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं एक नए सेगमेंट में नए टॉपिक के साथ।